टू ऑल ऑफ यू। फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत और व्यतिकरण। प्रकाश की जो अगली घटना है व्यतिकरण, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या देख चुके हैं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर। अब पिछले जो चैप्टर में हमने पढ़ा था रे ऑप्टिक्स में प्रकाश की दो घटनाएं पढ़ चुके थे, अपवर्तन और परावर्तन। आज की इस घटना में यहां पर जो नेक्स्ट घटना होगी, इस लेक्चर की बात करें तो इसमें हम व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। और व्यतिकरण के बारे में पढ़ने से पहले हम अध्यारोपण का सिद्धांत देखेंगे, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखना स्टूडेंट्स, 11th क्लास में भी आता है, ये बहुत जगह यूज में लेते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? ये सुपरपोजिशन मतलब जहां पर किरणें या कण एक दूसरे से मिलने चाहिए, जहां पर मिलते हैं उनका संबंध होता है, संगम होता है, उस बिंदु को हम अध्यारोपण बोलते हैं और अध्यारोपित बिंदु बोलते हैं। तो उसी के नाम के आधार पर यह सिद्धांत दिया गया। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे, ध्यान रखना मैं यहां पर प्रकाश तरंगे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि प्रकाश तरंगे हम प्रकाश के बारे में ही पढ़ रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स है हमारा चैप्टर, तरंग प्रकाश की तरंग के बारे में। तो क्या होगी, जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हुई मिलती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं या अध्यारोपित होती हैं। ध्यान में रखना, दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे एक साथ एक ही दिशा में, मतलब इस साइड से इस साइड जा रही है तो इधर ही जाएंगी, एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हुई माध्यम में किन्हीं बिंदुओं पर मिलती हैं। तो माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर परिणामी तरंग का विस्थापन वो उन अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योगफल के बराबर होता है। ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। कैसे? मान लो एक तरंग है, मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि ये हमारे तरंग संचरण की दिशा मान लेते हैं कि लेफ्ट टू राइट जा रही है। एक तरंग ऐसे जा रही है इस तरीके से, दूसरी तरंग ऐसे जा रही है, तीसरी तरंग इस तरीके से जा रही है इसमें, और चौथी तरंग है वो ऐसे जा रही है ऐसे, इस तरीके से। तरंगे ऐसे जाती है ना साइन वेव की फॉर्म में। क्योंकि अगर हम बात करें तरंग का समीकरण, तरंग समीकरण कैसे बनता है, तो देखो मैं आपको तरंग समीकरण लिख के बताता हूं। y बराबर a sin ओमेगा t, यही होता है तरंग समीकरण। 11th क्लास में हम जो वेव वाला चैप्टर पढ़ते हैं वहां पे हम एसएचएम में भी यही समीकरण बनाते हैं तरंग का। तो यहां पर जो y होता है वो क्या होता है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? कौन सी दिशा में? y डायरेक्शन में। a होता है उस तरंग का एम्पलीट्यूड, आयाम, और ओमेगा टी क्या होता है? इसको बोलते हैं कला कोण। और जहां पे ओमेगा आएगी वो क्या होती है? ओमेगा होती है वो होती है उसकी कोणीय आवर्ती। या आवर्ती होती है लेकिन कौन सी होती है? कोणीय आवर्ती। ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये इस तरीके से तरंग का समीकरण लिखा जाता है। तो अब यहां पर अध्यारोपण के सिद्धांत में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ एक ही माध्यम में संचरित होती है। मान लो इधर जा रही है, एक तरंग ऐसे संचरित होती हुई जा रही है, तो इसका विस्थापन समीकरण मान लेते हैं y1 वेक्टर। तो ये विस्थापन है ना, और विस्थापन कैसी राशि होती है? सदिश राशि। तो सदिश योगफल लेंगे यहाँ पे, ये रहे। दूसरी तरंग जा रही है वो इस तरीके से जा रही है, तो इस तरंग का समीकरण मान लेते हैं y2 वेक्टर। मैं दो ही ले रहा हूं। ये दोनों तरंगे इस माध्यम में जा रही है, तो एक साथ एक ही माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हुई माध्यम के जिन बिंदुओं पर मिलती है, तो एक यहां पर मिल रही है, एक यहां पर अध्यारोपित हो रही है, यहां पर अध्यारोपित हो रही है। तो माध्यम के उन बिंदुओं पर, उन प्रत्येक बिंदुओं पर परिणामी तरंग का विस्थापन, क्योंकि जब दो तरंगें मिलती हैं तो उनसे एक परिणामी तरंग बनती है। यहां से एक परिणामी तरंग बनेगी और उस परिणामी तरंग का विस्थापन, इसका विस्थापन होगा वो y वेक्टर मान लेते हैं, वो अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योगफल के बराबर होगा। तो दो तरंगों से मिलकर बन रही है, तो दो तरंग का एक का विस्थापन कौन सा है? y1 और दूसरे का है y2। तो परिणामी तरंग का विस्थापन y वेक्टर y1 वेक्टर प्लस में y2 वेक्टर प्लस में 3 होंगी तो 3 के योगफल, और n होंगी तो n के योगफल के सदिश योगफल के बराबर होगा विस्थापनों के। यही किसका सिद्धांत होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। यही सेम थिंग जब हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे, तो दो या दो से अधिक आवेशों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है। 11th क्लास की बात करें तो मैं आपको बताता हूं, ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, जो दो पिंडों के मध्य लगता है। एक m1 द्रव्यमान का पिंड होता है, दूसरा m2 द्रव्यमान का पिंड। तो m1 m2 पर लगाता है और m2 m1 पर लगाता है, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। वो एक दूसरे का सापेक्ष लगता है।
तो वहां पर भी अगर परिणामी बल निकालें तो अध्यारोपण के सिद्धांत से ही निकाला जाता है, और यहां पर तरंगों के संबंध में जब लगाया जाता है विस्थापन में, तो वो भी अध्यारोपण का सिद्धांत है, वो तरंग के विस्थापन के संबंध में आ जाएगा। और वहां पर अगर हम बात करें ग्रेविटेशन में या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ेंगे, हमारा 12वीं का फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो इलेक्ट्रिकल में आता है, वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को फिनिश होने के बाद में। अभी हम एक यूनिट के हिसाब से ले रहे हैं रे ऑप्टिक्स में, तो ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स पढ़ लिया, वेव ऑप्टिक्स चालू है हमारा, ठीक है। तो ये आपको अध्यारोपण का सिद्धांत समझ में आ गया होगा कि दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें एक साथ एक ही माध्यम में संचरित होती हुई माध्यम के जिन बिंदुओं पर मिलती है या अध्यारोपित होती हैं, तो उन बिंदुओं पर परिणामी तरंग का विस्थापन अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योगफल के बराबर होता है। यही होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखना ध्यान से, अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं। यहां पर मान लो पहली तरंग है, इसका समीकरण है y1, तो y1 के समीकरण को हम क्या लिखेंगे, मान लो इन सभी तरंगों की आवर्ती समान है, समान आवर्ती की तरंगें लेते हैं, तो पहली तरंग का समीकरण होगा y1 वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t। ये सबके समान ले लेते हैं, कोणीय आवर्ती ओमेगा t, बस आयाम अलग अलग होगा। जब विस्थापन अलग अलग है तो आयाम भी क्या आएगा, अलग अलग। दूसरी तरंग का समीकरण क्या होगा, y2 वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा t। तीसरी तरंग का लें तो y3 वेक्टर इज इक्वल्स टू a3 sin ओमेगा t। यार इन तीनों का योगफल करोगे आप, अगर परिणामी विस्थापन निकालोगे और योगफल करोगे, तो इन तीनों के योगफल से एक परिणामी तरंग बनेगी, उसका समीकरण आएगा y बराबर a sin ओमेगा t। अगर इनकी आवर्ती कोणीय आवर्ती कलाकोण समान है तो परिणामी तरंग की भी समान होगी, परंतु इसका आयाम क्या होगा, इन तीनों से डिफरेंट आएगा, और ये वाला इसका विस्थापन समीकरण बनेगा। क्लियर है। अब यहां पर इन तीनों तरंगों के विस्थापन समीकरण से ये परिणामी तरंग का विस्थापन बना, तो परिणामी तरंग का विस्थापन किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये वाला क्वेश्चन है कि परिणामी विस्थापन की निर्भरता, परिणामी विस्थापन की निर्भरता, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब देखो तरंग का परिणामी विस्थापन है वो y है, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसी समीकरण से हमें सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। सबसे पहली बात, पहले क्या था, आयाम, तो किस पर निर्भर करेगा, आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर, परिणामी तरंग का विस्थापन। दूसरा किस पर निर्भर करेगा, ओमेगा, कोणीय आवर्ती पर, या आवर्ती बोल सकते हैं इसको, कोणीय आवर्ती बोलो। दूसरा करेगा आवर्ती पर। तीसरा किस पर निर्भर करेगा, देखो आयाम पर, आवर्ती पर और कला कोण। पूरा देखें तो ये क्या होता है, पूरा का पूरा ओमेगा टी बनता है इसका कला कोण पर। और चौथा फोर्थ पॉइंट किस पर निर्भर करेगा, तरंग संचरण की दिशा पर। यदि ये तरंगे एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं, तो इनके अध्यारोपण से बनने वाली परिणामी तरंग की दिशा भी क्या होगी, यही होगी, या फिर परिणामी की विपरीत भी हो सकती है। तो किस पर निर्भर करेगा, तरंग संचरण की दिशा पर, तरंग संचरण की दिशा पर। इन सब बातों पर निर्भर करता है कौन, परिणामी तरंग का विस्थापन। तो चार बातों पर निर्भर करता है, एक तो तरंग के आयाम पर, तरंग की आवर्ती पर, तरंग के कलाकोण पर और तरंग संचरण की दिशा पर ये परिणामी तरंग का विस्थापन निर्भर करेगा। तो ये तो था अध्यारोपण का सिद्धांत। ये पढ़ाने का मकसद यही था क्योंकि हम जब व्यतिकरण पढ़ेंगे और व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण करेंगे, उस गणितीय विश्लेषण में वहां पर तरंगों का अध्यारोपण होता है और तरंगों के अध्यारोपण के लिए हमें अध्यारोपण के सिद्धांत की आवश्यकता होती है। तो आई होप आपको यहां तक ये अच्छे से डिटेल से मैंने बताया है किस तरीके से होता है अध्यारोपण। नेक्स्ट इसके बाद में जो हमारा टॉपिक होगा वो व्यतिकरण लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। अब देखना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। इसके बारे में देखते हैं क्या होता है इंटरफेरेंस। ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको अध्यारोपण का सिद्धांत बताया था कि दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ एक ही माध्यम में संचरित होती है। अब वहां पर मैंने एग्जांपल तो समान आवर्ती की तरंगों का लिया था, परंतु ये जरूरी नहीं है कि उन तरंगों की आवर्ती क्या हो, समान हो। किसके लिए, अध्यारोपण के सिद्धांत के लिए अलग भी हो सकती है, ध्यान में रखना। वो मैंने एग्जांपल लिया था समान आवर्ती का, वो इसलिए लिया था क्योंकि व्यतिकरण की घटना अध्यारोपण के सिद्धांत से रिलेटेड होती है और व्यतिकरण में समान आवर्ती की तरंगें होती हैं। तो जब व्यतिकरण की डेफिनेशन लें तो क्या होंगी, जब दो या दो से अधिक समान आवर्ती, दो या दो से अधिक
2 या 2 से अधिक समान आवर्ती की तरंगे, ये ध्यान में रखना, व्यतिकरण में समान आवर्ती की तरंगे, कौन सी प्रकाश तरंगे? कला संबद्ध प्रकाश तरंगे, आवर्ती की कला संबद्ध प्रकाश तरंगे, कला संबद्ध प्रकाश तरंगे। अब यहां पे एक बात ध्यान में रखना, मैं आपको एक वर्ड बोल रहा हूं यहां पे, कला संबद्ध। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि कला संबद्ध होता क्या है, हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में बताऊंगा। यहां पे हम डेफिनेशन पे आते हैं। जब 2 या 2 से अधिक समान आवर्ती की कला संबद्ध प्रकाश तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित का मतलब मिलती है। प्रकाश तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हुई मिलती है या अध्यारोपित होती है तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम बोले तो 0 हो जाती है। तो प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं? हम व्यतिकरण कहते हैं। तो इस प्रकार की होगी ना, तो माध्यम के कुछ बिंदु पर तीव्रता मैक्सिमम और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता मिनिमम, जिसको बोलते हैं मिनिमम, न्यूनतम, जिसको शून्य भी बोल सकते हैं, शून्य हो जाती है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? हम व्यतिकरण कहते हैं, इंटरफेरेंस। ध्यान रखना, इसमें क्या बोला गया है कि 2 या 2 से अधिक समान आवर्ती की कला संबद्ध अगर मैं बोलूं तो कला संबद्ध होता है वे प्रकाश तरंगे जब किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने पर भी उनकी कला समय के साथ नियत बनी रहे। मतलब उनकी जो कलांतर आता है, उनके कोणों के मध्य अंतर, वो समान समयांतराल के लिए समान बना रहे, मतलब उनमें परिवर्तन नहीं हो। जैसे 5 सेकंड के लिए कोण बदल रहा है 10 डिग्री से, तो अगले 5 सेकंड में भी कोण 10 डिग्री बदलना चाहिए, फिर उससे अगले 5 सेकंड में भी कितना बदलना चाहिए? 10 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि समान समयांतराल में कलांतर क्या बना रहे? एक समान बना रहे, अर्थात नियत बना रहे। तो ऐसे प्रकाश स्रोत कौन से स्रोत कहलाते हैं? कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। इनके बारे में बताओ। तो जब 2 या 2 से अधिक समान आवर्ती की कला संबद्ध प्रकाश तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है या मिलती है, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम या शून्य हो जाती है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? हम व्यतिकरण कहते हैं। जैसे मैं समझाता हूं, यहां पर मान लो समान आवर्ती की 2 तरंगे ले रहे हैं, एक तरंग जा रही है ऐसे, इस तरीके से, क्लियर है, और दूसरी तरंग है वो इस तरीके से जा रही है, यहां से मान लो ये तरंग जा रही है और दूसरी तरंग जा रही है, वो समान दिशा में जानी चाहिए। इस तरीके से ऊपर से भी जा सकती है और नीचे से भी जा सकती है, कैसे भी जाओ, इस तरीके से जाएगी। तो कुछ बिंदुओं पर मध्य प्रकाश की जो तीव्रता है वो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कहां पर होगी? देखो यहां पे, यहां से लेके यहां तक ये तीव्रता क्या जा रही है? मैक्सिमम, ये जा रही है ना। तो कुछ बिंदुओं पर तीव्रता मैक्सिमम और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम बोले तो यहां पर बोले, ये देखो ये दोनों मिल रही है, तो यहां पर न्यूनतम हो रही है, फिर ये दोनों मिल रही है, यहां पे कुछ ऐसे बिंदु है जहां पर मिलती है, यहां पर न्यूनतम हो जाती है, लगभग यहां पे क्या हो रही है? शून्य। तो इस प्रकार के बिंदु समान आवर्ती की है तो वो एक ही बिंदु से गुजरेगी। तो इस प्रकार की घटना है प्रकाश की, वो क्या कहलाएगी? व्यतिकरण कहलाती है। समान आवर्ती की जाएंगी तो आवर्ती चेंज नहीं होगी, इनकी सेम रहेगी और ये तरंगे जाएंगी इस तरीके से, इस तरीके से जाएंगी, या तो जाएंगी ऊपर से ऐसे या फिर जाएंगी नीचे से। मतलब आवर्ती समान है तो ये यहां पर जरूर मिलेंगी। जो तरंग जिस बिंदु से गुजर रही है वो वहां से गुजरेगी। ये तो है विपरीत कला में, अगर इसी के सेम जाती है एक तरंग तो वो ऐसे जाती है, ऐसे। तो इन बिंदुओं पर तो तीव्रता क्या हो रही है? न्यूनतम, और इन बिंदुओं पर तीव्रता क्या हो रही है? अधिकतम। तो इस घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। तो ये व्यतिकरण की घटना होती है। व्यतिकरण होता है वो तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण होता है। व्यतिकरण क्या होता है? तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण। और जो व्यतिकरण के प्रकार हैं, ये तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण है, ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला व्यतिकरण होता है संपोषी व्यतिकरण, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंग्लिश में बात करूं तो। और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण, जिसको विषमपोषी भी बोलते हैं, विषमपोषी व्यतिकरण। और इंग्लिश में बात करें तो बोलेंगे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहला है संपोषी व्यतिकरण एंड सेकंड वन इज
विनाशी व्यतिकरण या फिर विषमपोषी, विनाशी या फिर विषमपोषी व्यतिकरण ये होता है। तो ये वाला होता है कंस्ट्रक्टिव और ये वाला होता है डेस्ट्रक्टिव, डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आगे देख लेना आप, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से कि संपोषी व्यतिकरण किस तरीके से डिफाइन होता है और विनाशी व्यतिकरण किस तरीके से डिफाइन होता है। तो हम बात करते हैं संपोषी व्यतिकरण की। सबसे पहले ये वाला संपोषी व्यतिकरण क्या होगा? जब दो या दो से अधिक तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती हैं। क्या होंगी? एक साथ एक ही दिशा में समान कला में अध्यारोपित हो। समान कला मतलब यदि एक तरंग ऊपर से जा रही है, पहले ऐसे ऊपर से, तो दूसरी तरंग भी कैसे जानी चाहिए? ऊपर से ही जानी चाहिए। इसे बोलते हैं समान कला। और एक तरंग ऊपर से जा रही है और दूसरी तरंग नीचे से हो गई, मतलब उसके टांग पलट दिए गए। जैसे ये तरंग ऊपर से जा रही है और इसके बाद में दूसरी तरंग वो नीचे से जा रही है, तो ये कौन सी होगी? विपरीत कला। मतलब जस्ट तरंग को पलट देना, विपरीत कला होती है। तो संपोषी व्यतिकरण क्या होगी? जब दो या दो से अधिक तरंगे समान कला में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं, तो इस प्रकार का व्यतिकरण कौन सा व्यतिकरण कहलाता है? संपोषी व्यतिकरण। और संपोषी व्यतिकरण में तरंगों के मध्य कलांतर शून्य होता है, क्योंकि जब समान कला में आएगी, मान लो पहली तरंग वो 10 डिग्री के कोण से जा रही है, तो दूसरी तरंग भी 10 डिग्री के कोण से जाएगी। तो 10 और 10 से जा रही है, तो दोनों के मध्य अंतर बताओ। दोनों कला कोणों का अंतर ही तो क्या कहलाता है? कलांतर। ये बात 11th क्लास के हमने तरंग वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट, आपने 11th क्लास तो अच्छे से पढ़ी होगी, तो उसमें आपने तरंग वाले चैप्टर में देखा होगा कि कलांतर की डेफिनेशन क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो वहां पे। और मैं बात करूं तरंग वाले चैप्टर 11th क्लास की, तो उसमें ये घटना आती है व्यतिकरण। वहां पर भी ध्वनि तरंगों में व्यतिकरण की घटना पढ़ाई जाती है और यहां पर हम प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना पढ़ते हैं। बस फर्क इतना होता है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। क्लियर? अब यहां पर देखो संपोषी व्यतिकरण क्या होगा? जब प्रकाश तरंगे कौन सी कला में अध्यारोपित हो? समान कला में अध्यारोपित हो। और तरंगों के मध्य कलांतर कितना होना चाहिए? शून्य या फिर पाई का समगुणज। या तरंगों के मध्य कलांतर शून्य होना चाहिए, शून्य, या फिर क्या होगा? पाई का समगुणज। और पाई का समगुणज कितना होता है? सम संख्या से गुणा। तो क्या मैं n से गुणा कर दूं पाई को? नहीं, क्योंकि n तो पूर्णांक संख्या होती है, उसमें 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, तो सारे आएंगे, 0 भी आएगा। तो क्यों ना हम 2n कर दें? एक समगुणज लें तो 2n लेंगे ना। तो पाई का समगुणज कितना होता है? पाई का समगुणज जो होता है वो होता है 2n पाई। अब आप n की वैल्यू कुछ भी ले लो, n की वैल्यू 0 लो, 0 आ जाएगा। तो कलांतर कितना आ जाएगा? शून्य। ये तो है ही है। n की वैल्यू 1 लो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 आएगा, 2 पाई। 2 ले लो, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, मतलब समगुणज, पाई का समगुणज। तो यही होगा जब दो या दो से अधिक तरंगों के मध्य कलांतर शून्य या पाई का समगुणज हो, या फिर दोनों तरंगे समान कला में अध्यारोपित हों, तो उन तरंगों के मध्य जो व्यतिकरण की घटना होगी वो कौन सा व्यतिकरण कहलाता है? संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। इसको देखेंगे डिटेल से। बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण पे। तो विनाशी व्यतिकरण क्या होगा? यहां पे बताता हूं मैं विनाशी व्यतिकरण, विनाशी या विषमपोषी व्यतिकरण। देखो विनाशी व्यतिकरण में जस्ट इसका रिवर्स है। जब दो या दो से अधिक तरंगे ये समान कला में आ रही हैं, तो यहां पर विनाशी में क्या होंगी? विपरीत कला में। एक ऊपर से जा रही है तो दूसरी किधर से आएगी? नीचे से। तो तरंगे कौन सी कला में अध्यारोपित होनी चाहिए? विपरीत कला में। जब दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ एक ही माध्यम में संचरित होती हुई विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं, तो बनने वाला जो व्यतिकरण प्रतिरूप होगा वो कौन सा होगा? विनाशी व्यतिकरण। इस प्रकार के व्यतिकरण में जो तरंगों के मध्य कलांतर होता है, और कलांतर को किससे डिनोट करते हैं? फाई से। वो या तो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री मतलब पाई, उल्टा 180 डिग्री, या इसको पाई भी बोलते हैं। या फिर पाई का कौन सा गुणज होगा? विषम गुणज। पाई का विषम गुणज, और विषम संख्या बनाए इसको गुणज, तो कितना होगा? 2n + 1 पाई। ये होता है विषम गुणज। ठीक है, ये विनाशी व्यतिकरण होगा।
पाई का विषम गुणज हो या 180 डिग्री का हो। तो इस प्रकार का व्यतिकरण कौन सा व्यतिकरण कहलाता है? विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। इन दोनों को मैं डिटेल से बताऊंगा, आपको डिराइव करके भी बताऊंगा किस तरह से होते हैं इनके पथांतर, कलांतर और समयांतर में संबंध किस तरीके से निकालते हैं ये। तो आई होप आपको अच्छे से इनकी डेफिनेशंस के बारे में पता लग गया होगा कि संपोषी व्यतिकरण क्या होता है और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। नेक्स्ट इसके आगे हम इसको देखते हैं, संपोषी व्यतिकरण को डिटेल से देखेंगे। अब हम बात करते हैं संपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे। तो देखो संपोषी व्यतिकरण में बताया मैंने अभी आपको कि कलांतर क्या होता है, इसमें कलांतर होता है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं और वो वैल्यू आती है पाई का समगुणज या शून्य। तो पाई का समगुणज कितना होता है? 2n पाई। फाई कितना है? 2n पाई। यहां पर यहां जो n की वैल्यू है वो कितनी ले सकते हैं? n इज 0 1 2 3 4 एंड सो 10 तक ले सकते हैं। तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो फाई इज इक्वल्स टू अगर 0 लोगे तो कितनी आएगी? 0, 1 लोगे तो कितनी आएगी? 2 पाई, 2 लोगे तो 4 पाई, फिर 6 पाई। तो ये कहां तक जाएगा? 2n पाई तक जाएगा। तो ये तो आ रहा है इसमें कलांतर संपोषी व्यतिकरण का। अब हम निकालते हैं पथांतर। तो कलांतर और पथांतर दोनों में रिलेशन होता है, कलांतर, पथांतर और समयांतर में। किस तरीके से? अनुपातिक रूप में हम रिलेशन ले सकते हैं। जैसे कलांतर क्या होता है? देखो कलांतर होता है वो कोण होता है, कला कोण होता है, उनका ही अंतर कलांतर कहलाता है। कोण है तो एक बार जब तरंग अपना एक चक्कर पूर्ण करती है तो एक चक्कर पूरा करने में कितने डिग्री का कोण अंतरित होता है? ऐसे ऊपर जाएगी पाई का कोण और फिर उधर जाएगी तो एक कोण पूरा अंतरित करेगी, एक चक्कर। तो पाई कोण ऊपर अंतरित करेगी और पाई नीचे। तो एक चक्कर करने में कितना कोण अंतरित होता है? 2 पाई। तो देखो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं समयांतर, पथांतर और कलांतर, इन तीनों में संबंध, कलांतर में संबंध, तीनों के बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले कलांतर और पथांतर इनमें संबंध लेते हैं अनुपातिक रूप में। तो पहले कलांतर लेते हैं। कलांतर को किससे लिखते हैं? फाई से। फाई अपॉन एक पूर्ण चक्कर में कितने डिग्री का कोण अंतरित होता है? 2 पाई। ये कला कोण अंतरित होता है तो पाई, 2 पाई में से पाई कितना भी ले लेंगे, फाई। क्लियर? इज इक्वल्स टू, अब लेते हैं हम क्या? पथांतर। पथांतर ले तो पथांतर लेंगे तो पथांतर को हम किससे लिखेंगे? मतलब पथ का अंतर, लंबाई का अंतर, और लंबाई तरंग के रूप में कैसे मापी जाती है? तरंग दैर्ध्य। तो तरंग का एक चक्कर पूरा करने में उसकी तरंग दैर्ध्य, टोटल तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? लैम्डा। तो ये तो होगी लैम्डा यहां से, और ऊपर तरंग को किससे लिखते हैं? अक्ष से। तो फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू अक्ष अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू समयांतर। समयांतर को डेल्टा टी से भी लिखते हैं या स्मॉल टी से भी लिखते हैं, अपॉन, अब एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा? आवर्त काल के बराबर। और आवर्त काल, जब भी कोई तरंग अपना एक चक्कर पूरा करती है तो वो आवर्त काल के बराबर होता है, उसको किससे लिखते हैं? हम कैपिटल टी से लिखते हैं। तो ये वाला जो संबंध बन गया है वो इन तीनों में संबंध है, समयांतर, पथांतर और कलांतर में संबंध। ये संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास की तरंग वाले चैप्टर, वहां पर भी ये डिस्कस करते हैं। आप देखना अपने पीछे की जो कॉपीज वगैरह हैं या अपने नोट्स होंगे उनमें देखना, ये चीजें आपको बता रखी होंगी। बहुत सिंपल है, नहीं भी बताई हुई तो समझ लेना कि कोण होता है कला कोण, वो फाई से डिनोट करते हैं, और एक पूरा चक्कर करने में कितना कोण अंतरित होता है? 2 पाई। तो फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू, अनुपातिक रूप में संबंध निकाले। पथांतर कि दो तरंगों की लंबाइयों के मध्य अंतर होता है, वो अक्ष का अंतर है, और एक चक्कर पूरा करने में तरंग की तरंग दैर्ध्य लंबाई कितनी होती है? लैम्डा। तो अक्ष अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू, और समयांतर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और ऊपर आ जाएगा डेल्टा टी या स्मॉल टी, इन दोनों में से कोई भी एक ले लो, ये होता है। अब यहां पर हम बात कर रहे थे कलांतर की, तो कलांतर तो हमें पता चल गया, क्यों ना हम पथांतर निकालते हैं। तो पथांतर निकालेंगे तो कलांतर और पथांतर, कलांतर जब हमें पता है तो कलांतर के द्वारा ही हम क्या निकाल सकते हैं? पथांतर। तो क्यों ना हम ये वाला ले लें संबंध। तो अतः पथांतर, अतः पथांतर, तो पथांतर कितना हो जाएगा? पथांतर होगा, क्या होता है? ये होता है अक्ष अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू फाई अपॉन 2 पाई। आपकी मर्जी, कैसे भी लिखो, इसको आगे लिखो, पीछे लिखो, कैसे भी, लेकिन ये इक्वल होना चाहिए ऐसे। अब हमें अक्ष की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा है वो इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? यहां से अक्ष इज इक्वल्स टू फाई अपॉन 2 पाई इनटू में लैम्डा। अब यहाँ पे फाई की वैल्यू पुट कर देंगे, क्यों? क्योंकि संपोषी व्यतिकरण का कलांतर हमें पता है कितना होता है। तो संपोषी व्यतिकरण का कलांतर अक्ष इज इक्वल्स टू 2n पाई अपॉन में ये रहा अपॉन 2 पाई इनटू में लैम्डा। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो पथांतर कितना होगा? n
लेम्डा। ये किसमें आएगा? समपोषी व्यतिकरण में पथांतर। ये समपोषी व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण है, हल्का सा थोड़ा सा बताया मैंने, एक स्टार्टिंग है ये कि पथांतर ये होता है और पथांतर की सहायता कलांतर होता है और कलांतर की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं? पथांतर फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम थिंग हम किसमें करेंगे? विनाशी व्यतिकरण के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो यहां पर देखते हैं सेकंड जो हमारा आएगा वो कौन सा होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये होगा। अब देखो इसकी बात करें तो विनाशी व्यतिकरण, अभी मैंने आपको बताया था कि विनाशी व्यतिकरण में तरंगों के मध्य कलांतर कितना होता है? पाई का विषम गुणज। तो कलांतर कितना होगा यहां पर? कलांतर फाई इज इक्वल्स टू होगा 2n प्लस 1 पाई होगा ना। अब यहाँ पे n की वैल्यू अलग अलग लेके देखते हैं, तो यहां पर n कितना हो जाएगा? n की वैल्यू होगी पूर्णांक संख्या 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन आगे तक जाएगी। वैल्यूज पुट करते हैं, सबसे पहले 0 रखेंगे तो फाई कितना आएगा? देखो 0 रखो, 2 इंटू 0 0 और 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई। 1 रखो, 2 एकम 2, 2 1 1 2, 2 प्लस 1 कितना होगा? 3, तो यह आएगा 3 पाई। 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 5 पाई, फिर आएगा 7 पाई, आगे चलते हुए ये आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई। देख लो यहां पर तो आ रहा है पाई का समगुणज और यहां पर आ रहा है पाई का विषम गुणज। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? क्लियर है? इस तरीके से हम पथांतर लेते हैं। अब कलांतर लेते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे पथांतर, जैसे हमने फाइंड आउट किसके लिए किया था? समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर फाइंड आउट किया था, सेम उसी तरीके से विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर फाइंड आउट करेंगे। अतः पथांतर, तो यहां से हम पथांतर फाइंड आउट करेंगे तो पथांतर कितना होगा? अक्ष से डिनोट करते हैं, तो वही पथांतर और कलांतर में संबंध, क्योंकि समयांतर की अभी बात नहीं करेंगे, समयांतर बाद में करेंगे जब मैं आपको गणितीय विश्लेषण बता दूंगा इसका व्यतिकरण का, उसके बाद में हम और डिटेल से इनको देखेंगे, इनके तरंग प्रतिरूप भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखो पथांतर कितना होगा, तो अक्ष इज इक्वल्स टू अक्ष अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू फाई अपॉन 2 पाई। अभी तो आप इसको फॉर्मूले से सोल्व कर रहे हो ना, अभी 1-2 लेक्चर के बाद में आपको ये डायरेक्ट याद हो जाएंगे कि समपोषी व्यतिकरण में कलांतर की वैल्यू क्या होती है, पथांतर की वैल्यू क्या होती है, विनाशी व्यतिकरण में दोनों की वैल्यूज क्या होती है, वो आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगी। क्योंकि बार बार जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो वो चीजें हमें डायरेक्ट आने लग जाती हैं। यहां से देखो अक्ष की वैल्यू फाइंड आउट करें तो अक्ष इज इक्वल्स टू फाई अपॉन 2 पाई इंटू में लैम्डा। फाई की वैल्यू कलांतर रखें तो ये रही, फाई की वैल्यू पुट अप कर दो, यहां से पुट करेंगे तो कितना होगा? अक्ष इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू में पाई अपॉन 2 पाई इंटू में लैम्डा। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, 2 है वो इनके नीचे चला जाएगा, तो ये पथांतर क्या बन के आएगा? अक्ष इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ये पथांतर किसके लिए आ रहा है? विनाशी व्यतिकरण के लिए। और n लैम्डा किसके लिए आ रहा है? समपोषी व्यतिकरण के लिए। तो इस तरीके से हम इन दोनों व्यतिकरण के लिए कलांतर और पथांतर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे इस चैप्टर को, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इजी वे में हम समझेंगे। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो पे डटे रहिए और हर वीडियो को अंत तक देखिए। और जितने भी लेक्चर होंगे वो आप डिटेल से देखना, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई ऊपर से नहीं पढ़ाता हूं, मैं एकदम डीप में जाके डिटेल से उस एक भी स्टेप अगर आ रही है तो उसकी भी मैं तय तक जाता हूं कि ये स्टेप कैसे आई, उसको भी बताता हूं। इतनी डिटेल से हम पढ़ेंगे कि अगर आप इसमें वीक भी हैं फिजिक्स में थोड़ा हो तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जो भी क्वेरीज या क्वेश्चंस होंगे वो कमेंट बॉक्स में जाके पुट अप कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली देखता हूं कमेंट्स और आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।